ऑनलाइन वाले बताना कितना कितना क्लास कर लियो। चिराग कहाँ तक हुआ है लॉ का क्लास? श्याम, उज्जवल, हो गया फोन रख दो पूर्वी। श्याम कंप्लीटेड। राम कहाँ गया? एक ही में देख रहे हैं क्या? सिंगल यूनिट है ना। उज्जवल कहाँ तक हुआ है क्लास? चलो तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ लेते हैं, चैप्टर 2 ही, ठीक है। तो काफी सबको मैक्सिमम लोग आधा से ऊपर क्लास कर ले। बेसिक थोड़ा सा हमको जो कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट का बेसिक है उतना थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, बाकी सब तो ऐसे चलेगा, ठीक है। आदर्श तुम कर लेना, मैं बता दूंगा, बात करता हूँ क्लास के बाद कैसे करना है क्लास, ठीक है। उज्जवल कंप्लीटेड, वेरी गुड। फिर उज्जवल बाद में स्टार्ट करके तुम लोग से आगे निकल गए। चलो हेडिंग करना नेक्स्ट चैप्टर, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। टू, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है। अब सबसे पहले जब इंडियन पहला जो चैप्टर हम पढ़े, ठीक है, जो चैप्टर आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सा ईयर? 72, ठीक है, 1872 में आया था। जिसके अंदर चैप्टर के अंदर मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, जब पढ़ा रहा था, स्टार्ट जब किया था तब बताया था कि इसके अंदर जो 1 से 75 नंबर सेक्शन तक है, ठीक है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 तक, ये अभी हमारे ये फाउंडेशन के कोर्स में है, ठीक है। बताया था ये सब, याद होगा तो फर्स्ट क्लास में होगा ये, ठीक है। ये 124 से लेके उसके बाद का जो सेक्शन है, ये सीए का जो नेक्स्ट लेवल है, ये इंटरमीडिएट, उसमें तुम पढ़ोगे 124 से ऑनवर्ड्स, ठीक है। और बीच में जो ये सेक्शन है 76 से 123, अब ये डिलीट हो गया है। जब स्टार्टिंग में एक्ट आया था इसमें सेक्शन था 76 से लेके 123 तक, अब ये सेक्शन डिलीट हो गया 76 से 123, और इसको हटाकर इससे एक नया एक्ट बना है, वो एक्ट का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। तो 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से एक पार्ट को हटा दिया गया और उस पार्ट को एक नया एक्ट में कन्वर्ट किया गया, वो एक्ट का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कहीं कहीं पे वर्ड्स आ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्ट जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ओरिजिनली एक पार्ट है किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज हो सकते हैं जिसका मीनिंग हमको कहाँ से लाना पड़ेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उसका मीनिंग लाना होगा, ठीक है। तो ये 76 से 123 अब बीच में खाली है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से डिलीट कर दिया गया है और इसको फिर सीरियली सेक्शन वाइज अरेंज किया गया। तो यहाँ पे 76 सेक्शन नहीं है, यहाँ से 1 से लेके फिर सीरियली वापस से अरेंज किया गया है, लेकिन लाया कहाँ से गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट, मिडिल पार्ट से 76 से 123 हटा दिए थे, ठीक है। क्योंकि क्यों हटाए? क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में था, ये सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के बारे में सारा लॉ यहाँ लिखा हुआ था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट था जिसमें सिर्फ और सिर्फ
सामान बेचने के रिलेटेड लॉ के बारे में लिखा हुआ था, सेल ऑफ गुड्स के बारे में, तो उसको वहां से हटाकर एक नया लॉ बनाया गया जिसका नाम भी यही दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, और फिर इसके बाद आया था एक लॉ और, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि तुम ये अकाउंट्स में भी तुम कहीं कहीं पे वर्ड सुने हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ठीक है, तो ये इसके बाद बना है। तो ये तीनों लॉ एक ही चीजों के बारे में है, एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा सामान बेचने के रिलेटेड लॉ के बारे में है, और तीसरा पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉ के बारे में है। तो 3 लॉ बनाया गया, और इसके कोर्स में इतना ही है, हमारे कोर्स में सीए फाउंडेशन के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओरिजिनली इतना ही कोर्स में था जब सीए ये होता था तुम्हारा, सीपीटी जब होता था। ठीक है, अब जब सीए फाउंडेशन हुआ तो यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ एक और एक्ट मिला दिया गया, 2008 का एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि बहुत छोटा सा एक्ट है, वो मिला दिया गया। और कंपनीज एक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया है तुम्हारे सिलेबस में, जो आखिरी चैप्टर है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, वो नया इंट्रोड्यूस किया गया था इन सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, ये तुम्हारा सीपीटी में वो नहीं था। ठीक है, अब ये जो तुम सीए फाउंडेशन में जो कंपनी लॉ पढ़ोगे, वो टोटल कंपनी लॉ का शायद 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है ये टोटल, इसमें जितना दिया हुआ है, जो 30-35 पेज दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5, ये ओरिजिनल कंपनी लॉ का 5-7% होगा, 10% भी नहीं होगा। फिर जब आगे चल के सीए इंटरमीडिएट में आओगे तो फिर कंपनी लॉ का बचा हुआ 40-50% तुमको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। पूरा एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, खाली कंपनी लॉ बोल के एक सब्जेक्ट है पूरा 100 मार्क्स, एक चैप्टर है 60 मार्क का लॉ है, उसमें एक चैप्टर है कंपनीज एक्ट चैप्टर 5, फिर एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा कंपनी लॉ। ठीक है, और उसके बाद फिर से सीए फाइनल में बाकी बचा हुआ 40-50% पढ़ने को मिलेगा, फिर से पूरा 100 मार्क का पेपर है कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको हमारे सीए जर्नी में हर जगह दिया गया है। और यहाँ पे तो चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें 10-12 मार्क्स मैक्सिमम आएगा, 60 मार्क में से 10-12 मार्क आएगा, लेकिन आगे चल के कंपनी लॉ 100 मार्क का पेपर बनने वाला है इन सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लिखना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसके बारे में। तुमको जितना पढ़ाया गया है ना ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मैं जो भी नोट्स लिखाया हूँ, पढ़ने वाला पार्ट उससे आराम से हो जाएगा, वो ये एग्जाम में नोट्स लिखने से भी मार्क्स आराम से मिल जाएगा। थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखें एज कम्पेयर टू बुक, बुक में पढ़ोगे जब तुम तो वही चीज़ समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता होगा, और वही चीज़ कॉपी में पढ़ने से थोड़ा सा आसान लगेगा पढ़ने में। तो उसका वर्ड्स को खाली सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि लॉ को मैं बुक से पढ़ा दूंगा तो क्या होगा, वो वर्ड्स जो है वो बाद में पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ था। तो इसीलिए उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा मतलब ऐसा लैंग्वेज जो समझ में आए वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम एग्जाम में पढ़ के उसको कम से कम लिख सकें। अगर बुक से पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है हम आधा चीज़ समझ ही ना पाए इसमें कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन बुक का भी काम पड़ेगा। बुक का काम किस में पड़ेगा, हमको केस स्टडीज करने में। हर देखना तुम एक पेज में देखोगे तो केस स्टडीज बहुत सारा बीच बीच में तुमको देखने को मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल करके या केस लॉ करके दिया हुआ है। तो अपने को बुक में से वो सब जरूर पढ़ना है, केस लॉ, एग्जाम्पल्स, वो सब अपने को बुक से पढ़ना है। बुक से लॉ नहीं पढ़ना है, लॉ हम लोग कॉपी से ही पढ़ेंगे, कॉपी से ही समझेंगे, और कॉपी का ही एग्जाम में लिख के भी आएंगे। लेकिन केस स्टडीज जो है कुछ तो मैं आधा कवर कर दिया हूँ कॉपी में लिखाते लिखाते में, और कुछ आधा थोड़ा बहुत और एग्जाम्पल एक्स्ट्रा भी दिया हुआ होगा बुक में, तो एग्जाम्पल हमको बुक से पढ़ना है फिर भी। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी सेम, पूरे लॉ में ही सेम है, खाली बुक को यूज करना है एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज को पढ़ने के लिए। ठीक है, लॉ पढ़ने के लिए हम कॉपी यूज करेंगे। ठीक है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट
शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, SOG, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन 30 allows the party to enter into sales transaction, to enter into sales transactions, and it gives provisions related to the sale of goods. It gives provision related to sale of goods. Full stop. It extends to whole of India. Came into force on. It extends to whole of India and came into force on 1st July 1930. ठीक है, तो 1st जुलाई 1930 को आया था एंड इट एक्सटेंड्स टू, इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ऐसा बार बार क्यों लिखना पड़ता है, बताया था मैं इनिशियल क्लासेस में भी, फर्स्ट क्लास में लॉ का, कि पहले जितने भी लॉ गवर्नमेंट बनाता था इंडिया के अंदर, वो सारे के लॉ, अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाता है, GST नाम का एक लॉ आया, इट इज़ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, सारे स्टेट को वो लॉ को फॉलो करना पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन दिस वाज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के केस में ये एप्लीकेबल नहीं था, नहीं, GST हम बता रहा हूँ, तो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि ओरिजिनली जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, ऐसे तो इंडिया का पार्ट है, लेकिन जब डिवीज़न हुआ था डेट वाज नॉट डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसलिए आज तक झगड़ा है कि किसका है, क्योंकि ओरिजिनली दैट वाज नॉट डिवाइडेड, वो डिवाइड नहीं किया गया था। लेकिन उस समय के जो राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उस समय वो डिसाइड किए थे कि वो इंडिया के साथ मिलेंगे बोल के, तो वो इंडिया के साथ मिलने का उस समय एग्रीमेंट किए थे या रेडी हुए थे इंडिया के साथ मिलने के लिए, तो इसीलिए वो इंडिया का पार्ट है। ऐसे तो मैप में भी हम इंडिया में ही देखते हैं उसको, लेकिन ओरिजिनली जब डिवीज़न का बात आया था ज़मीन का, तब उस केस में जम्मू एंड कश्मीर को ना इंडिया में डिवाइड किया गया था और ना ही पाकिस्तान में डिवाइड किया गया, तो वो इंडिपेंडेंट था, ठीक है। तो जब वो इंडिपेंडेंट था और इंडिया में मिलने के लिए एग्री किया, तब उनका शर्त था कि इंडियन सॉइल पे जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा वो जम्मू एंड कश्मीर पे तभी एप्लीकेबल होगा जब जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट गवर्नमेंट उसको हाँ बोलेगा। जैसे आज अगर दिल्ली में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है तो उड़ीसा के ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल है, उड़ीसा को मानना ही पड़ेगा वो लॉ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये सिचुएशन नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर अगर हाँ बोलेगा तो वो इंडिया का वो लॉज के द्वारा गवर्न होगा, और अगर मना करेगा तो लॉ के द्वारा गवर्न नहीं होगा। तो ये जितना भी था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारा का सारा लॉ में जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था ये, अभी 2 साल 3 साल नीचे, ठीक है। फिर 3 ईयर्स 2.5 ईयर्स के पहले चेंज हुआ था ये वाला चीज, जहाँ पे अब इंडिया में जो भी लॉ एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर पे भी। तो आज एज ऑन टुडे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वरना ये लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ता कि जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, ये तो नहीं लिखा उड़ीसा में भी एप्लीकेबल है,
ये नहीं लिखा छत्तीसगढ़ में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कंफ्यूजन था, तो इसलिए बार बार यहाँ पे एक्ट में लिखता है इट एक्सटेंड्स, नहीं नहीं मैं समझाने के बोल रहा, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, वरना लिखने का जरूरत ही नहीं था, इंडिया का लॉ है, इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। लिखना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे था कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो डिलीट हुआ है अभी, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जब मैं 2 बैच नीचे पढ़ाया था, 3 बैच नीचे जब पढ़ाते थे हम लोग, 3 बैच पहले, उस समय अपने यहाँ पे यही लिखाते थे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब और ऐसा नहीं रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। 3 बैच में 6 महीना में 1 बैच होता है ना, एग्जाम 2 बार होता है ईयरली, पता है तो, एक नवंबर और एक मई, तो तुम लोग नवंबर के लिए पढ़ रहे हो, मई के लिए भी फिर पढ़ेंगे ना बच्चे, तो 1 साल में 2 बैच हुआ ना, उस हिसाब से 2 साल सोचो, 2 साल पहले चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ 18 19 के 19 का हाफ में हुआ था, लिखना नेक्स्ट। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 defines the terms frequently used in the act. The Sale of Goods Act 1930 defines the term frequently used in the act. जैसे अपने पढ़ते हैं, जब 11th में अकाउंट्स पढ़ाया गया था, सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था, सबसे पहले लेजर पढ़ा दिया था, सबसे पहले कैपिटल क्या है बताया था, सबसे पहला क्लास होता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, उसमें होता है कि अकाउंट्स में जो कुछ वर्ड्स जो हम यूज करने वाले हैं उसका मतलब जानना जरूरी है, तभी हम लोग अकाउंट्स सीख पाएंगे। ठीक उसी तरह सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो वो वर्ड्स का मतलब जब तक नहीं जान लेते तब तक हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हम लिखने वाले हैं जो कि एक्ट के अंदर बार बार रिपीट होगा, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखना, सेल बायर एंड सेलर। ये तो कुछ लिखने का चीज ही नहीं है, बायर मतलब जो खरीद रहा है, सेलर मतलब जो बेच रहा है, लेकिन इतना आसान होता तो क्यों लिखते फिर हम, है ना। कुछ तो उसमें डिफरेंस है जो यूजुअली हम समझते हैं, कुछ उससे डिफरेंस जरूर है, तभी एक्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वरना एक्सप्लेन ही क्यों करता है एक्ट कि बायर क्या होता है या सेलर क्या होता है ना। तो देर इज समथिंग एल्स जो हम समझते हैं, उसके अलावा भी कुछ है इसमें, ठीक है। पहले रीड कर लेंगे, पहले लिख लेंगे फिर समझेंगे, लिखना। बायर मीन्स अ पर्सन who buys or agrees to buy the goods. Buyer means a person who buys or agrees to buy the goods. Full stop. Seller means a person who sells or agrees to sell. Seller means a person who sells or agrees to sell. Full stop. The buyer and seller must be two parties. The buyer and seller must be two parties in the contract.
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे तो पढ़ते वक्त बहुत सिंपल लग रहा होगा, है ना, लेकिन क्या पता है कहीं पे फिर भी तुम गलत कर दो जब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं। ठीक है, देखेंगे, ट्राई करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज, मतलब जो सच में सामान खरीदा, या फिर जो एग्री किया है खरीदने के लिए, अभी खरीदा नहीं है बट वो एग्री कर लिया है कि मैं खरीदूंगा। तो बायर का मतलब ये नहीं है कि जो सामान खरीद चुका है, बायर का मतलब दोनों है, जो सामान खरीद लिया है या फिर एग्रीमेंट कर लिया या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि वो फ्यूचर में सामान खरीदेगा, दैट पर्सन विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ बायर। ठीक है, तो सिंपल है कि जो खरीद लिया है या जो एग्री किया है कि फ्यूचर में खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेलर का मतलब है सेम, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स, जो सामान बेच चुका है, या फिर जो एग्री किया है कि वो फ्यूचर में सेल करेगा, दोनों को ही हम सेलर बोलेंगे। ठीक है, तो बायर एंड सेलर ऐसे तो सिंपल है, नॉर्मली हम समझते हैं बायर मतलब जो खरीद लिया, सेलर मतलब जो बेच दिया। यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है उसमें कि जो एग्री भी किया है खरीदने के लिए वो भी बायर है, और जो एग्री किया है बेचने के लिए उसको भी सेलर ही बोलेंगे। ठीक है, अब फिर बोल रहा है द बायर एंड सेलर मस्ट बी, ऑब्वियसली दो लोग होंगे ना, दो लोग होंगे, एक बायर होगा और दूसरा सेलर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना हमको, तो दो पार्टी होना जरूरी है, वन इज अ बायर एंड अनदर वन इज अ सेलर। ठीक है, तो हम कोई भी चीज को सेल हुआ नहीं बोल सकते जब तक एक बायर ना हो और एक सेलर ना हो। ठीक है, दो पार्टी होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, अब देखना, जब वो हम लोग जैसे सपोज एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, दोनों याद है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जो अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, और पार्टनरशिप मतलब दो चार लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, मिस्टर ए, या तो उसको पार्टनर समझ लो या मालिक समझ लो, सोल प्रोप्राइटर समझ लो। ठीक है, ये क्या किया, कुछ गुड्स विड्रॉ किया, कुछ गुड्स लेकर गया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, कुछ सामान बिजनेस से विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, कोई पर्सनल काम के लिए गुड्स विड्रॉ किया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग्स बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ठीक है, और हम जर्नल एंट्री पास करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, गुड्स विड्रॉ, ये सब थोड़ा बहुत 11 का नॉलेज चाहिए बीच बीच में। ठीक है, तो एंट्री होता था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, कैश विड्रॉ होता ड्राइंग्स टू कैश होता, बैंक से विड्रॉ होता ड्राइंग टू बैंक होता, गुड्स विड्रॉ हुआ ड्राइंग टू परचेज। ठीक है, इसको परचेज नहीं लिखकर हम इसको सेल्स क्यों नहीं लिखे, सामान बेचने जैसा ही तो हुआ ये, तो इसको परचेज तो ऐसे डेबिट बैलेंस था, टू परचेज क्यों कर दिए थे इसको, व्हाई नॉट इट इज अ सेल, इसको सेल भी तो लिख सकते थे ना, नहीं लिख सकते थे सेल, जैसे किसी को सामान बेचते हैं तो सेल होता है, वैसे ही मालिक सामान ले गया बिजनेस से, मालिक और बिजनेस तो अलग अलग है, तो वो सेल को भी कहला सकता था या हम उसको सेल्स भी लिख सकते थे। लेकिन सेल्स होने के लिए दो पार्टी होना जरूरी है, और दो पार्टी यहाँ पे है, ऐसे तो दो पार्टी है, तुम बोलोगे सर एक पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है, और दूसरा मिस्टर ए, दो पार्टी है, ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर। लेकिन तुम मुझे बताओ क्या इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, याद है क्लास 11th, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या ये अलग अलग है या एक ही है, ये दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, लॉ के हिसाब से दे बोथ आर नॉट सेपरेट, वो दोनों अलग अलग नहीं है। हमको लग रहा है कि बिजनेस है
और ये सोल प्रोप्राइटर, दोनों अलग अलग हैं, एक बायर है एक सेलर है, लेकिन लॉ के नजरिए से दिस इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। याद है सेपरेट लीगल एंटिटी, क्लास 11 के बीएसटी का बात है ये, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लॉ के नजरिए में अलग अलग होना। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो जब दोनों अलग अलग नहीं है तो दो पार्टी हुआ कि एक पार्टी हुआ? एक ही पार्टी हुआ, दो पार्टी हुआ ही नहीं। तो जब दो पार्टी ही नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर तुमको जब अकाउंट्स पढ़ाया गया तो इसको सेल्स नहीं लिखवाया गया, क्योंकि सेल होने के लिए दो पार्टी होना जरूरी है, और यहाँ दो पार्टी मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे तुमको क्या लिखवाया गया था? परचेज अकाउंट, ठीक है। तो वहां पे उतना लॉजिक बताया नहीं गया कि सेल क्यों नहीं है, क्योंकि उस समय हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन अब तो जानते हैं, अब समझ सकते हैं हम कि हम टू सेल्स नहीं लिख सकते, क्योंकि टू सेल्स लिखने के लिए दो पार्टी होना जरूरी है, और लॉ के नजरिए में बिजनेस एंड बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का एग्जांपल लेंगे तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतना? देखो क्या डाउट है, बताओ इसमें। ऑनलाइन क्या डाउट है, देखो। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसमें पूछ लिया कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में ए बी और सी का, ए एक सामान उसमें से परचेज किया, पार्टनरशिप फॉर्म से मिस्टर ए जो है एक सामान परचेज किया और 10,000 रुपये सपोज पे भी कर दिया उसका, ठीक है। अब बाद में वो सामान डिफेक्टिव निकला, खराब निकला, और मिस्टर ए जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस करना चाहता है कि सामान खराब निकला। तुमसे पूछेगा कि क्या बताओ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर केस कर सकता है? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्या नहीं है यहां पर? सेल ही नहीं है। तो जब सेल ही नहीं है तो फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ही नहीं है यहां पर, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? अभी गुड्स का मतलब भी पढ़ना बाकी है ना, सेल का मतलब पढ़ रहे हैं अभी हम, गुड्स का मतलब फिर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। कब से लाइट नहीं आज? तब से नहीं था क्या? क्या क्या? चले आगे बढ़े, कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो बोलो फटाफट। मिस रिप्रेजेंटेशन? हाँ हो सकता है वो वाला, वो तो बायर सेलर अगर है अलग अलग, जैसे तुम मुझसे सामान खरीदे, ठीक है, मैं हो गया सेलर, तुम हो गए बायर, तो अब यहाँ पर ये इसके अंदर कवर होगा, क्योंकि बायर सेलर है और सामान बेचे हैं, तो ये सेल है, तो ये इसके अंदर कवर होगा। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप अलग अलग नहीं है, इसलिए ये कवर नहीं हो रहा है। तुम जो बोल रहे हो कवर होगा इसमें, ठीक है। अब वो डिफेक्टिव निकलेगा तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। कौन सा दुकान से? तो भी वो ड्राइंग से ही मानेंगे, अलग अलग पार्टी नहीं है वो। हुआ तो ड्राइंग से, अब पैसा दे दिया तो ठीक है, वापस ड्राइंग्स टू परचेज हुआ, फिर वापस से कैश टू कैपिटल हो गया। हम्म। हाँ अभी अलग अलग पार्टी फिर भी नहीं है ये, पैसा दिया या नहीं दिया या बाद में देगा, सबसे फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, ड्राइंग्स में भी बिल बन गया होगा, फ्री का है फिर भी, जैसे वो बनता है ना रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड नोट, वो सब बना होगा, लेकिन फिर भी वो सेल नहीं है फिर भी, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही मिसिंग है, टू पार्टीज ही मिसिंग है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। गुड्स। पॉइंट नंबर 2, द हेडिंग इज गुड्स।
ठीक है, गुड्स का मतलब समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो जो चीज गुड्स होगा उसी का बिक्री जब होगा तो ये एक्ट के अंदर कवर होगा। अगर कोई चीज गुड्स ही नहीं है तो उसको अगर हम बेचे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, तो इस एक्ट के अंदर वो कवर नहीं होगा, क्योंकि सबसे एसेंशियल, देखो चैप्टर का नाम क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब कोई चीज अगर गुड्स होगा तभी इस एक्ट के अंदर आएगा, क्योंकि नाम ही है सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचना, गुड्स बेचना। तो गुड्स क्या है, गुड्स किसको बोलते हैं, वो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे श्रीजी प्लाई, श्रीजी नाम है, श्री प्लाईवुड। ठीक है, तो श्री प्लाईवुड से जब अपने प्लाई खरीदेंगे और उसमें कोई डिफेक्टिव निकला तो हम उसको जाके उनको जाके कंप्लेन कर सकते हैं दुकान में। क्यों, क्योंकि उस सामान पे वो डील करते हैं, हम वहां से खरीदे हैं, तो हम उनको कंप्लेन कर सकते हैं। हम उनके बाजू के दुकान से, किराना दुकान से कुछ सामान खरीदे हैं, तो क्या श्री प्लाई होम से हम कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं। पोदार स्टोर से खरीदे हैं, क्या कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह ये एक्ट के अंदर क्या बिकता है, गुड्स बिकता है। सिर्फ क्या बिकता है, गुड्स बिकता है। तो जब गुड्स खरीदे हो तो ही इस एक्ट के अंदर आकर तुम कंप्लेन कर सकते हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तभी बोल सकते हो। जब तुम गुड्स ही नहीं खरीदे हो और कुछ खरीदे हो तो फिर ये एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा। समझ में आया? अभी लिखना पॉइंट नंबर 2, गुड्स। लिखना गुड्स, पहले डेफिनेशन लिखेंगे क्या होता है। ठीक है, टाइम लगेगा समझने में उसको काफी। लिखना गुड्स मीन्स every kind of movable property. Goods means every kind of movable property other than, every kind of movable property other than point 1 actionable claims, point number 2 money। ठीक है, other than actionable claims and money, हाँ, but includes point number 1 stock and grass, stock and shares, but includes stock and shares. Point number 2 growing crops, and point number 3 things attached to the land, things attached to the land, बताऊंगा जो, things attached to the land which can be severed, things attached to the land which can be severed। things attached to the land which can be severed, SEVERED। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक चीज, खाली एक चीज को छोड़ के बाकी सब हम समझेंगे। अभी एक चीज को हम अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा बाद में समझ पाएंगे। ये एक्शनेबल क्लेम, ये खाली लिखा हुआ है, इसको अभी इग्नोर करना है, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, नॉर्मली अभी गुड्स का मतलब है, स्टार्ट हुआ है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहला एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, तो आंसर यहाँ पे खत्म हो गया कि बिल्डिंग आएगा कि नहीं आएगा। बिल्डिंग नहीं आएगा, बिकॉज
बिल्डिंग इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मूवेबल मतलब पता है तो ऑनलाइन वाले, मूवेबल मतलब क्या होता है? जो चीज होगा कि नहीं होगा? अरे मूवेबल मतलब जो मूव होगा, इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं होगा। ठीक है, तो मूवेबल जैसे ये अभी यहाँ पर टेबल चेयर है, टेबल चेयर क्या है? दिस आर मूवेबल। कार क्या है? दिस इज मूवेबल। ठीक है, एसी, कंप्यूटर, टीवी, ऑल दिस आर मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। बिल्डिंग दैट इज इमूवेबल, है ना। लैंड दैट इज इमूवेबल। तो आज तुम कोई जमीन खरीदते हो, कोई बिल्डिंग खरीदते हो, और उसमें तुमको कोई दिक्कत आ जाता है, तो ये एक्ट बोल रहा है हमारे पास मत आना, क्योंकि तुम हमसे नहीं खरीदे हो, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड्स। तो जब तुम एक बिल्डिंग खरीदे और बिल्डिंग में अगर कोई दिक्कत आ गया, है ना, तो इस एक्ट में कवर नहीं है। और कोई एक्ट में कवर होगा वो जरूर, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कवर है। ठीक है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं है, क्योंकि ये किसके बारे में है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में है, और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। तो इसीलिए बिल्डिंग को हम लोग कवर नहीं करते, क्योंकि बिल्डिंग एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मूवेबल चीजों को ही खाली देखना है। दूसरा, अदर देन, क्या क्या चीज को छोड़ दिया है? एक है एक्शनेबल क्लेम्स, क्या होता है क्या पता, बाद में देखेंगे एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है। ठीक है, मनी, मनी को गुड्स नहीं मानता, क्योंकि मनी को बेच नहीं सकते या मनी को खरीद नहीं सकते। ऑब्वियस सा बात है, मनी से हम कुछ खरीद सकते हैं या मनी से हम लोग कुछ बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या पैसे को बेच सकते हो? क्या 500 का नोट बेच दोगे? 500 ही तो मिलेगा फिर। 500 का, हाँ हाँ, कुछ रेयर हो कुछ हो वो सब कवर्ड है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल करेंसी है अपना, अदर देन दैट एंटिक पीसेस, या कोई बहुत पुराना करेंसी है, या फिर कोई यूनिक नंबर का, हाँ मूवेबल है, इसीलिए तो बताया ना। बेचने के लिए सामान होना चाहिए और बेचकर पैसा मिलना चाहिए, सबसे एसेंशियल बात है। सेल किसको बोलते हैं? बेचना किसको बोलते हैं? उसी बेच देते हैं, जैसे अपना दुकान है, हाँ कुछ मिलता है। तो दुकान में प्लाई बेचे, पैसा आता है ना। तो ये 500 का नोट बेच दोगे, क्या आएगा? क्या क्या क्या? वो एक्सेप्शनल छोड़ दे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो दो चीज को छोड़ दिया है, ये दो चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला एक्शनेबल क्लेम्स, और दूसरा हो गया मनी। मनी तो एक्सक्लूड हो ही गया, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है बाद में देखेंगे। ठीक है, बट इंक्लूड्स, क्या क्या चीज को इंक्लूड कर रहा है, मतलब ये सारे चीजों को गुड्स बोलेंगे हम लोग। अब जो नीचे लिख रहे हैं, इट इंक्लूड्स, मतलब ये चीजों को गुड्स बोलने वाले हैं। क्या क्या चीज? सबसे पहला स्टॉक एंड शेयर, जो कंपनी का शेयर्स है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, उसको हम गुड्स बोलेंगे, और वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर होगा। जैसे आज रिलायंस का शेयर खरीदे, आईटीसी का शेयर खरीदे, उसको बेचे, किसी और का शेयर्स खरीदे, ये सब गुड्स का डेफिनेशन के अंदर आता है। ठीक है, और दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब है जैसे धान, है ना। ग्रोइंग क्रॉप सिंपली मीन्स धान, जैसे फार्मिंग करते हैं धान और उसको बेचते हैं, तो उसको भी हम लोग गुड्स बोलेंगे। ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि वो धान का जो खेती है वो इमूवेबल हो गया, सोच रहे हैं, क्योंकि उसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्ट है, इसीलिए तो उसका जो क्रॉप्स है उसको अलग से लिखा गया है कि ये इंक्लूड होगा, क्योंकि धान का खेती थोड़ी बेचना है, धान बेचना है, और धान तो बेच ही सकते हैं, खेत थोड़ी बेचना है हमको, खेत बेचना इज इमूवेबल, लेकिन धान बेचना इज मूवेबल, इसलिए लिखा हुआ है कि ग्रोइंग क्रॉप्स इज मूवेबल। ठीक है, और एक क्या चीज मूवेबल है, इस सब के ऊपर केस स्टडीज है बहुत सारा। ठीक है, और एक क्या चीज मूवेबल है? थिंग्स अटैच टू द लैंड, कोई चीज जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन में है, लेकिन जमीन से अलग हो सकता है, जैसे कि पेड़, ट्री। थिंग्स अटैच टू द लैंड, ट्री जमीन से जुड़ा हुआ है, तो कुछ लोग उसको इमूवेबल मान सकते थे, सर कैसे मूव करेंगे ट्री को। ठीक है, तो इमूवेबल में आ जा रहा है वो, इसलिए अलग से लिखना पड़ा कि ट्री
कुछ भी हो अपने, बता रहा हूँ, ठीक है। जो जमीन में पेड़ है, वो जमीन का जो मालिक है, उस पेड़ का भी मालिक वही होगा, ऑब्वियस सा बात। हाँ, क्यों नहीं काट सकता? जो गवर्नमेंट का एरिया है, जो फॉरेस्ट के अंदर आता है, जो एरिया गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, उस एरिया में से तुम पेड़ नहीं काट सकते, क्योंकि वो जमीन गवर्नमेंट का है, वो ट्री का ओनर गवर्नमेंट है। मेरे बगीचा में एक पेड़ है, मैं क्यों नहीं काट सकता? हम काट सकते हैं उसको, क्योंकि वो जमीन का मालिक मैं हूं, तो उसका पेड़ भी मेरा ही हुआ। नहीं नहीं नहीं, जो जमीन गवर्नमेंट का है, जो फॉरेस्ट के अंदर आता है, वो फॉरेस्ट का हम लोग पेड़ को नहीं काट सकते, क्योंकि वो उसका मालिक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बताएगा काटना है कि नहीं काटना है। लेकिन कोई जमीन मेरा है, उस जमीन में एक पेड़ है, वो मेरा डिस्क्रिप्शन है, मैं घर बनाऊंगा तो मैं काट सकता हूँ, कोई रोक थोड़ी सकता हूँ। हाँ, इंटेंजिबल भी है, कोई चीज टेंजिबल इंटेंजिबल से फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्या क्या चीज इंक्लूड है, क्या क्या चीज एक्सक्लूड है। पहला, क्या चीज के बारे में? ओनली एंड ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, खाली जो चीज मूवेबल है उसी के बारे में। एग्जाम में केस स्टडीज आ जाता है, ए और बी दो जन है, ए एक फ्लैट बेचा बी को 20 लाख रुपए में, बाद में फ्रॉड हुआ, तो एक जो सामान खरीदा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर केस करना चाहता है, तो बताओ ए केस कर सकता है या फिर नहीं? तो द आंसर इज नो, बिकॉज फ्लैट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जब एक फ्लैट इमूवेबल है तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो जो चीज मैं मार्क किया हूं, देखना वो चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी है खाली, एक्सक्लूड क्या क्या है? अदर देन, दो चीज एक्सक्लूडेड है, एक है एक्शनेबल क्लेम्स, क्या होता है क्या पता, पढ़ेंगे हम लोग। एक्शनेबल क्लेम्स एक्सक्लूडेड है, और दूसरा क्या एक्सक्लूडेड है? मनी। ये दोनों को हम गुड्स नहीं बोलते, दिस इज नॉट कॉल्ड एज गुड्स, ठीक है। और ये तीन को हम गुड्स बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड एज गुड्स, जैसे कि स्टॉक एंड शेयर्स, या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे कि धान का एग्जांपल दिया मैं, शुगर केन है, धान है, फ्रूट्स है, ठीक है, वो क्या है? ऑल आर अंडर ग्रोइंग क्रॉप्स। और तीसरा है थिंग्स अटैच टू द लैंड विच कैन बी सीवर्ड, सीवर्ड मतलब अलग किया जा सकता है, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल जो इसमें वो ट्री होगा। तो हम लोग जैसे ट्री बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं मेरे बगीचे में वो जो सागवान सागवान का लकड़ी जो होता है बहुत महंगा होता है, तो सागवान जो गेट बनता है घरों में, अच्छा, हाँ, आजकल तो प्लाई व्लाई से बनने लग गया है, बाकी थोड़ा महंगा पड़ता है, सागवान का लकड़ी से हम लोग बाकी फर्नीचर्स बनवा सकते हैं। तो वो सागवान का जो लकड़ी है, वो मैं बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरे बगीचे में सागवान का लकड़ी है, मैं काट के उसको किसी को भी बेच सकता हूँ, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आएगा, अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि ट्री ऐसे तो इमूवेबल हो सकता था, इमूवेबल है भी, इसीलिए अलग से लिखा है कि थिंग्स अटैच टू द लैंड, सिवर मतलब अलग करना, ठीक है। तो ट्री जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको अलग करके बेच सकते हैं। क्लियर है इतना? ऑनलाइन आदर्श, चिराग, राम, श्याम, उज्जवल, क्लियर है कि नहीं? देख के बताओ फटाफट से। क्या हो गया? लाइट टच क्लियर है? ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन में दो ही पढ़े हम लोग, पहला है बायर एंड सेलर, जिसका सिंपल सा मतलब है खाली बेचना नहीं, बेचा या एग्री भी किया है बेचने के लिए, दोनों को बायर बोलेंगे। और सेलर में या तो खरीदा है या एग्री किया है, बेचने के लिए या एग्री किया है, बेच दिया या बेचने के लिए एग्री किया है सेलर, और बायर खरीदा है या फिर एग्री किया है खरीदने के लिए, ठीक है। दो पार्टी होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, दो पार्टी होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अगर दो पार्टी नहीं है तो उसको सेल नहीं बोल सकते, जैसे गुड्स विड्रॉन बाय अ प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज कैन नॉट बी कॉल्ड एज सेल्स, बिकॉज वहां पे दो पार्टी मिसिंग है, ठीक है, एक ही पार्टी है। और दूसरा हम लोग पढ़े गुड्स का डेफिनेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल में दो चीजों को अलग से हटाया गया है, तीन चीजों को ऐड किया गया है। दो जो हटाया गया है वो क्या क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, इनको हटा दिया गया गुड्स के डेफिनेशन से। और क्या चीज को इंक्लूड किया गया है? स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड
थिंग्स अटैच टू द लैंड विच कैन बी सीवर्ड। ठीक है, चलो इतना पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास। एक्सटेनेबल क्लेम्स थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, एक क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में गुड्स और उसका टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ेंगे।